So today we will give legal analysis, in-depth legal analysis of the recent case where a guy named Prabhat, basically उसने जो पेजेस उठा के फेंके हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर और जो ही ऑल्सो अब्यूज्ड आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पूरा केस क्या है इन डेप्थ पढ़ेंगे हम, पूरी टाइमलाइन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग कैसे हुई है, उसके बाद उसमें क्या हुआ, फिर जो भी लीगल उसके जो लीगल प्रोविजंस हैं वो हम सब देखेंगे और इन डेप्थ तरीके से देखेंगे कि उसको एक्चुअली इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई क्यों, जबकि कोर्ट ने उसको बोला कि ठीक है हम एफआईआर नहीं करते हैं, हम कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, स्टिल उसको मौका तो दिया गया, ऐसे तो मना नहीं करा कि आपने हम आपको कोई रिलीफ दे ही नहीं रहे, उसको रिलीफ दी है, कंप्लेंट की दी जा सकती है क्योंकि और वो प्रोविजंस में दी हुई है, सीआरपीसी बीएनएसएस में दिया हुआ है, जबकि फिर उसमें उसको इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई क्या है, ऐसा क्या लीगल प्रोविजन है जो जिससे उसको इतनी दिक्कत हो गई। अब हम वो चीज़ देखेंगे आखिर ये हुआ क्यों है, इस चीज़ की ये उसका आउटबर्स्ट हुआ क्यों उस चीज़ पे। अब स्टार्टिंग में जो केस चलता है ना, उसमें एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये एक साइबर कंपनी है, तो इसमें पिटिशनर ने बोला है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्लस एसीपी, आई थिंक एसीपी ऑफ लखनऊ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दोनों ने मिलकर एक सिंडिकेट चलाया हुआ था, जिस सिंडिकेट की वजह से एसीपी एक पुलिस ऑफिसर होता है, इसने एक सिंडिकेट चलाया हुआ था जिसमें कि ये जो आदमी है प्रभात, ये खुद ब खुद इसमें साइबर फ्रॉड का विक्टिम था, इसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया हुआ था। तो अब इसने क्या करा, ही वेंट टू पुलिस ऑफिसर, अब वो पुलिस अथॉरिटीज के पास गया कि भाई आप मेरा केस रजिस्टर करो। अब नेचुरल सी बात है, पुलिस ने तो रजिस्टर कर लेनी थी, साइबर फ्रॉड हुआ था, दिख रहा था, ऐसे तो हो जाएगा नहीं। अब पुलिस ऑफिसर जो थे वहां पे, अगर वो केस करते, एफआईआर लॉन्च करते और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते, तो इन्वेस्टिगेशन किसके अगेंस्ट करते, अपने ही ऑफिसर के अगेंस्ट, एसीपी के अगेंस्ट। तो नेचुरल सी बात है वो उस चीज को करते कि भाई तो कुछ और देख ले, हम ये चीज करनी, मतलब डायरेक्टली तो चीजें हुई नहीं होंगी, वहां पे जाके उसको मना कर रहे होंगे या बोल रहे होंगे कल आना परसों आना। अब उसका फ्रॉड हुआ है तो नेचुरल सी बात है वो तो परेशान होगा ही कि अब भाई जब मैं हूं तो मेरे साथ जब गलत हुआ है तो मेरे को एक्चुअल रेमेडी दी जाए, एफआईआर लॉन्च हो। अब मैं आपको बताऊंगा एफआईआर लॉन्च होने से होता क्या है, एफआईआर क्या होती है, और जो इसमें बार बार ऑर्डर की बात की जा रही है 175 क्लॉज 3 की, 173 क्लॉज 4 की, ये वो चीज है क्या, बेसिकली लीगल प्रोविजंस उसमें है क्या, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर के पास गया, पुलिस स्टेशन गया, नेचुरली अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरी एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च करो। हालांकि ये ललिता कुमारी जजमेंट में, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने मैंडेटरी करा हुआ है कि आपको कंपल्सरी, अगर इंसान आया है, कोई विक्टिम आया है, इंफॉर्मेंट आया, विटनेस आया है, वो बोल रहा है कि ऑफेंस हैपेंड, then you are bound to register or lodge the FIR। हाँ, अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है कोई, या फिर कोई छोटा डिस्प्यूट है जिसमें कि जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस हुई होती है, कई बार कोई दूसरी नेग्लिजेंस हुई होती है, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आ गए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो मतलब बहुत ही छोटे लेवल का, तो वहां पे आप एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि हमें एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो ललिता कुमारी बोलता, बट ये इतना बड़ा केस है, साइबर फ्रॉड हुआ है, नेचुरल सी बात है आपको तो रजिस्टर करना ही करना था, स्टिल इन्होंने, पुलिस ऑफिसर ने नहीं करा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट तो उसी को करना है, एसीपी को ही करना है और उनके कनेक्शंस हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और ये जो साइबर फ्रॉड्स हैं, अगर ये सच है, इसका सच में हुआ है, अगर प्रूफ होता है कल को, तो अगर ये फ्रॉड हुआ है और ये बिना नेक्सस के कभी चलते ही नहीं, जितने भी ये साइबर फ्रॉड के नेक्सस हैं, ये या तो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट और विद द हेल्प ऑफ पुलिस अथॉरिटीज, उनकी हेल्प के बिना ये रन करना ही इनको बहुत मुश्किल है। ज़्यादा महीना भर ऑपरेट कर लेंगे, 2 महीना ऑपरेट कर लेंगे, इससे ज़्यादा ये ऑपरेट नहीं कर सकते। बट अब ये सिंडिकेट लेवल इनका चल रहा था क्योंकि हाथ था ऑफिसर का। अब ऐसा इसमें बोला जाता है, आई डोंट नो हाथ था नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ तक का बैकग्राउंड हो गया। अब हम समझेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं एफआईआर लिखो, क्यों एफआईआर लिखनी होती है, क्यों इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ये सब मामला है क्या। अब देखो, सपोज लेट्स से देयर इज ऑफेंस ऑफ साइबर फ्रॉड,
साइबर फ्रॉड का ऑफेंस हुआ है, एक तो ये आईटी एक्ट में ऑफेंस है, चीटिंग का ऑफेंस है बीएनएस में, बीएनएस में ये डिफरेंट काइंड ऑफ आईटी एक्ट में हो गया, चीटिंग ऑफेंस बीएनएस में हो गया, ये ऑफेंस है, ठीक है। अब कितने अमाउंट का हुआ है, किस लेवल की ग्रेविटी है उसमें, उस हिसाब से आपकी पेनल प्रोविजंस देखी जाएंगी। तो यहाँ हुआ है एक ऑफेंस, जब भी कोई ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर है, means you can police can arrest without warrant. In that cases there is a compulsory registration of FIR. आपको FIR रजिस्टर करनी ही होगी at any cost. अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है, यही केस अगर नॉन कॉग्निजेबल होता तो वहां पे कभी भी FIR लॉन्च नहीं होती, इवन दैट इज अ क्रिमिनल केस। उस केस में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल डायरी में वो केस जो है रजिस्टर होता है, उसके बाद वो वारंट केस हो गया या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल चलता है वहां पे वो ट्रायल नहीं चलते, उसका अलग से प्रोसीजर है। अब ये है कॉग्निजेबल केस क्योंकि सीरियस इन नेचर है, ठीक है। तो जैसे ही FIR आप लॉन्च करते हैं, FIR क्या है, बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर, उसमें कंप्लेंटेड है या विटनेस है, जब वो बताएगा कि ये ऑफेंस हुआ है वर्बली पुलिस ऑफिसर को जाके कि ये मेरे साथ हुआ है या फिर ये चीज मैंने होते हुए देखी है या मुझे पता चला है। कई बार पुलिस ऑफिसर्स को कोई कंप्लेंट नहीं देता, उनको खुद पता चलता है, वो कहीं से जा रहे हैं, उन्होंने कुछ देख लिया, लाश देख ली या फिर कोई ऑफेंस होता हुआ देख लिया, तो वो खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं उस चीज को, ऑरली बताते हैं और पुलिस ऑफिसर जो है उसको रिटन में लिख लेता है। 154 CRPC एंड 173 ऑफ BNSS में FIR दी हुई है। दैट वी विल स्टडी डीपली इन आवर जुडिशरी एंड क्लैट क्लासेस। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना सा देख लीजिए। तो FIR एक पीस ऑफ पेपर है जहाँ पे वो सब कुछ जो उसको ऑरली बताया पुलिस ऑफिसर को वो उसमें रिटन में कर लेता है एंड द कंप्लेंटेड विल साइन, वहाँ पे FIR अपनी साइन करेगा। एक कॉपी उसको मिलेगी इंफॉर्मेंट को जिसने FIR लिखवाई है, एक कॉपी जाएगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, ये होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनको भी पता होना चाहिए कि इनके ऑफिस में इनके जुरिडिक्शन में क्या क्राइम हुआ है। तीसरा जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इसलिए क्योंकि इसने FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट ये होगी तो कॉग्निजेंस तो इसी ने लेना है कि केस बनता है कि नहीं बनता है, इसलिए इसको पहले ही बताया जाता है कि आपके एरिया में ये ऑफेंस हुआ है। फिर आप ये देते हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि एरिया में SDM भी हो सकता है, DM भी हो सकता है, आप हिमाचल में हो तो उनको DC भी बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों को दिया जा सकता है, ये कॉपी जाती है इनको, बेसिकली उनको पता रहे कि क्या हो रहा है उनके एरिया में। अब जब FIR लिख ली तो हमने देखा कि हर ऑफिसर के पास ये चीज गई है। FIR के लॉन्च होते ही देयर शैल बी इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है। अब देखो अगर FIR लॉन्च हो गई है, पुलिस की सरदर्दी बढ़ जाती है। क्यों? साइबर फ्रॉड का केस है, अब ये उनके साइबर सेल में जाएगा। अब वो जो IP एड्रेस है जहां से वो ऑफेंस हो रहा होगा उसको ट्रैक करेंगे। सपोज करो VPN करके वो चीज कर रहे होंगे, VPN यूज करके ही करेंगे, साइबर फ्रॉड करेंगे तो डायरेक्ट तो करेंगे नहीं कि वो तो कोई भी पकड़ लेगा उनको। VPN कंपनीज जितनी भी हैं उनको भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। तो जब पुलिस वाले VPN कंपनीज को लिख के देंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है तो हमें बताइए रियल एड्रेस क्या है, तो VPN कंपनीज आर आल्सो बाउंड टू गिव द एक्चुअल एड्रेस ऑफ दोस कंपनीज, ठीक है। फिर अगर वो VPN कंपनीज ने उनको बता दिया, अब यही बात है ना कि वो प्रभात गुस्सा क्यों हो रहा था, वो आपको तब पता चला क्योंकि वो हो चुकी कंप्लेंट में चेंज हो गई हुई है। तो क्या ये सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में हो पाएंगी, वो हम आगे देखेंगे। अब ये देखते हैं, अब VPN को भी गवर्नमेंट बोलेगी कि तू ये सारी चीजें हमें दे। गवर्नमेंट ने VPN से मांग ली, VPN ने बता दिया एड्रेस क्या है। अब सच में जो फ्रॉड हुआ है, जो IP एड्रेस है और जो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी है, अगर इसके साथ मिल गई तो फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो डायरेक्टर्स हैं, अगर उनका लिंक ACP के किसी रिलेटिव के साथ में मिल गया तो क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई लिंक हो गया। अब नेचुरल सी बात है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस वाले जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में जाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। इसको बोलते हैं 160 की
160 सीआरपीसी की एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। पुलिस ऑफिसर्स आर ट्रेन टू डू एग्जामिनेशंस। वो पता लगा लेते हैं, 2 या 3 विटनेसेस को वो बिठाएंगे अलग अलग, उनसे पूछताछ करेंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो यही काम करते हैं ये। और ये साइबर फ्रॉड जैसी चीजें जो प्रोफेशनली चल रही हैं, इसको हम इवन वी कैन अब इसमें ऑफेंस इसका ऑर्गेनाइज क्राइम में भी जा सकता है। This is a very important question for judiciary and CLAT aspirants, that organized crime has been introduced in BRS 2023. Before that, it is not mentioned anywhere in IPC. ठीक है, organized crime में भी जाएंगे ये लोग। चीजें तो वैसी रन हो रही होंगी ना जैसे साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। इनको बुलाया, एग्जामिनेशन करी, इनके विटनेसेस की स्टेटमेंट्स ली 161 में। अब इन स्टेटमेंट्स को दोबारा एविडेंसेस को कोरोबरेट करने के लिए ट्रायल के टाइम पे दिखाया जाएगा। फिर ट्रायल में आप कैसे बचोगे? सारी की सारी स्टेटमेंट्स। दूसरी बात, जब हायर लेवल के इन्वेस्टिगेशंस हो गई, इसमें जो हैकिंग टूल्स हैं वो तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास, और सिर्फ गवर्नमेंट ही बोल सकती है आगे इन कंपनीज को कि हमें ये डाटा दो, तभी आप उनको पकड़ पाओगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में होनी थी, इसीलिए बोल रहा था कि करो। अब एफआईआर लॉन्च करो। तो ये क्या गया, ये गया पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों ने मना कर दिया। फिर अब अगर आपकी कोई एफआईआर नहीं लिखता है, देन व्हाट रेमेडीज यू हैव। जैसे कि मैंने बीएनएसएस के पूरे कोर्स में आपको बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है, सबसे पहले अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखता है, वैसे तो लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी है, बट पुलिस ऑफिसर भी कैसे अपने ऑफिसर के अगेंस्ट जाएंगे? सबसे पहली रेमेडी आपके पास होती है कि यू कैन अप्रोच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। दैट हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 173 दैट यू कैन गो टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। हम उसके पास जाते हैं, उसको बोला जाता है कि आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं एफआईआर लॉन्च कर ही नहीं रहे हैं। तो उस केस में फिर एसपी उनको बोलता है कि आप इसमें एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो, करो इसको। अब वो एसपी भी कैसे भाई अपने एसीपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, पुलिस की बदनामी है। वहां पे मोस्ट प्रोबेबली गया होगा, द गाय मस्ट हैव वेंट देयर, बट वहां से भी रिजेक्शन ही मिली होगी। दूसरा केस है आपके पास कि आप जो है रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं बेसिकली। या फिर फाइनली आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट जाओ, 482 सीआरपीसी, जो कि मैं आपको इनहेरेंट पावर्स में करवा चुका हूँ ऑलरेडी, मेरी वीडियो भी है उस पर यूट्यूब पे। 482 या फिर 528 बीएनएसएस में कि देयर इज ग्रॉस इनजस्टिस। ठीक है, उसमें आप जा सकते हो। अब ये सारी चीजें हो गई हैं, बट हायर कोर्ट को अप्रोच करने से पहले सबसे पहले आपको सुपीरियर ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स जो है उसके लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो। बट अब दिक्कत ये है कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के लिए तो उसको अलाउ कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फिर दिक्कत क्या हुई, अब हम टाइम लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ही अप्रोच चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक और रेमेडी है जो 5th है, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। रिव्यू नहीं आना इस पे, सॉरी, रिव्यू विल नॉट कम, इसमें रिव्यू नहीं आएगा। 5th है चीफ जुडिशियल, 5th है हमारे पास 175 क्लॉज 3। अब मैटर है कि भाई ये क्या बात हो गई है, 175(3) क्लॉज क्या है? तो इसी एप्लीकेशन को लेके वो जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। उसने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3। इस एप्लीकेशन को उसने वहां पे लगाया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट के आगे, और बोला गया कि देयर शैल बी अ इन्वेस्टिगेशन इन माय केस मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मेरी जो है सुनवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाए। अब आपको पता है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दोगे तो मैंडेटरली एफआईआर रजिस्टर होगी, क्योंकि 175 क्लॉज 3 में तो लिखा है कि आप
जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा तो नेचुरल सी बात है भाई एफआईआर लॉन्च होनी है, सबसे पहले तो आपको एफआईआर लॉन्च करनी है, ठीक है। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगा कि भाई ठीक है, अगर ये यहाँ से 175(3) का ऑर्डर दे देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर ये सारा चिट्ठा खुलेगा। अब पुलिस ने नहीं लिखा तो उसने वहाँ पे उसको बोला कि भाई मैं ये ऑर्डर नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इसमें बनता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट वाज द मेरिट्स ऑफ दैट केस बिहाइंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसमें उसने उसको किस ग्राउंड पे मना करा। बट जब 175(3) में भी उसको जस्टिस नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया सुपीरियर ऑफिसर के पास आप जा सकते हो, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हो, 482 में जा सकते हो और 175(3) में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पे भी उसने सीजीएम ने माना नहीं इस बात को। अब इसी ऑर्डर का जो इसको रिजेक्शन, ये जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्शन मिला, इसी को लेके ये चला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कि सर मेरा जो ऑर्डर मेरे को रिजेक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3 टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इन माय केस, इसको आप सीजीएम को बोलो कि ऑर्डर करे मेरी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, या आप ऑर्डर कर दो मेरी एफआईआर रजिस्टर हो। पुलिस ऑफिसर को बोला जाए ऐसा, पुलिस ऑफिसर को बोला जाए कि जो ये क्राइम हुआ है साइबर क्राइम का, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला जाए। बेसिकली ही जस्ट वांट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन इन हिज केस। अब जब उसने वहां पे उसको बोला कि इन्वेस्टिगेशन करो, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बात बोली कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको यहां पे ये चीज करने की जरूरत है। आप क्या करो, इसको क्या करो, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में चेंज कर दो। कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में चेंज कर दो, ये आता है 2 क्लॉज H में। अब प्रभात को दिक्कत क्या है, उसके पास रेमेडी तो ऑलरेडी मिल गई, कंप्लेंट कर और फिर फाइल कर ले और तू देख ले ट्रायल करके, होना तो ट्रायल ही है। अब दिक्कत ये है ना, अब उसके पास क्या क्या रेमेडीज थी मैंने आपको बताया, जैसे कि सुपीरियर ऑफिसर के पास गया, ये उसने खत्म कर लिया। सुपीरियर ऑफिसर के पास गया, सुपीरियर पुलिस ने सुना नहीं होगा उसे मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा उसके पास आया कंप्लेंट, अब हाई कोर्ट ने उसको यही बोला कि तू कंप्लेंट कर सकता है। तीसरा 175(3), ये तो ये मजिस्ट्रेट से भी करवा सकता था, इसने किया नहीं। कंप्लेंट के लिए बोला गया है उसे, कंप्लेंट का उसके पास राइट था। अब 175(3) उससे भी उसको मना कर दिया गया सीजीएम कोर्ट में, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया। अब उसके पास चाह रहा था 482 में बोले कि वो सीआरपीसी में कि बोले कि भाई एफआईआर रजिस्टर की जाए। तो यहाँ पे उन्होंने कोर्ट ने क्या करा, वेरी मतलब शार्पली उन्होंने देखा कि आपके पास बाकी रेमेडीज पड़ी तो है, आपके इस कंप्लेंट की रेमेडी ऑलरेडी पड़ी तो है, आप क्यों पीछे पड़े हो कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, कंप्लेंट कर लो। अब हम देखेंगे कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। बेसिकली ये अपने आप में कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, बट आई विल ट्राई टू टेल यू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अभी बताता हूँ मैं आपको उसको, इसका क्या मतलब होता है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब है। सबसे पहले हम चलेंगे कॉग्निजेंस कैसे ली जाती है। कॉग्निजेंस क्या होता है? कॉग्निजेंस होता है जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट आती है या कोई कंप्लेंट आती है या इंफॉर्मेशन आती है कि सर ये ऑफेंस यहाँ पे हो गया है, ऑफेंस कमिट हो गया है, ये इस चीज की या तो उसके पास जब भी चार्जशीट कैसे होती है, एफआईआर लॉन्च होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट आती है जिसको हम बोलते हैं चलान या फिर पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, या फिर पुलिस रिपोर्ट। दूसरा होता है जबकि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स हो, जो कि इसको बोला है प्रभात को कि तू कंप्लेंट कर। तीसरा इंफॉर्मेशन में, कई बार जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, जजेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, इस पे तो किसी ने उठाया नहीं, तो खुद भी सो मोटो उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब भाई बात ये होगी, ये दिया है सेक्शन 210 बीएनएसएस में कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉग्निजेंस क्या होता है। कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों के लिए जा सकती है, और कौन लेता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये क्या है? चार्जशीट, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स जो बंदा खुद करता है, और मैं भी आपको समझाऊंगा, इंफॉर्मेशन है जो कोर्ट को खुद आई है। इन तरीके से जब आपके पास केस आया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जब केस आता है, इन 3 तरीकों से,
उसके बाद वो कॉग्निजेंस लेता है। अब कॉग्निजेंस क्या होता है, जो फैक्ट्स आए हैं, देखा है किसी ने मर्डर कर दिया, या देखो ये यहाँ पे कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, ये जब इन्वेस्टिगेशन होकर उसके पास आई, देन ही विल डिसाइड दैट he will take cognizance or not. Cognizance लेने का मतलब he will apply his judicial mind to the facts of those cases, whether the accused has been falsely implicated or there are some scope of there is some scope of a trial, for a fair trial, जहाँ पे हम उसको acquit या convict कर सकें। तो prima facie देखेगा, ऊपर से देखेगा, हाँ भाई केस तो बनता है, then he will accept the case and he will take cognizance of that case. Then after taking cognizance, the process of investigation ends and the inquiry and then trial starts. अब 210 में कॉग्निजेंस होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ले लिया, तो अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चली हैं। अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, 2H में दिया है a person can make allegation, एक बंदा है वो एलिगेशन लगा सकता है orally, एलिगेशन लगा सकता है orally कोर्ट में with a view to take action, view to take action। ठीक है यार, तो ठीक सही लग रहा है आप लोगों को कि क्या गलती है भाई, क्या हो गया, कंप्लेंट कर दो, डायरेक्ट कोर्ट में चले जाओ, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही क्या है। अब अगर वो प्रभात मंडल उसको मान जाता, अब कंप्लेंट के लिए चला जाता, तो अब क्या होगा, 211 BNSS, sorry 223 of 223 of BNSS, यहां से आपकी कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुरू होती है चैप्टर 16 से। चैप्टर 16 से ये बोलता है कि जैसे ही आप कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स करोगे कोर्ट में, आपने कंप्लेंट डाल दी कि आपके अगेंस्ट साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है, आपने इस चीज की कंप्लेंट बना के कोर्ट में डाल दी। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल सिंपली एग्जामिन। पहली बात, कोर्ट में नॉर्मली एवरेज 80 से 90 केसेस लगे होते हैं, उसमें से 20 से 25 तो एविडेंसेस होने होते हैं, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, चीफ हो रहा होता है, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो उस टाइम पे कोर्ट का इतना टाइम नहीं होता है कि उसको एग्जामिन प्रॉपर्ली करे। मैं ये नहीं बोल रहा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ठीक नहीं होती, बट स्टिल जिस लेवल पे, जो लेवल पे इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर एक पुलिस ऑफिसर करेगा और वहीं पे एग्जामिनेशन एक कोर्ट करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, उसको पूछेगा कि हाँ भाई क्या हुआ है। तो जो कंप्लेंटेंट है, जैसे कि प्रभात होगा इसमें, अब ये कंप्लेंटेंट वहां पे जाएगा, वहां पे वो गया, उसने उसको बोला कि सर मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, वो उसको नोट डाउन कर लेगा। विटनेसेस होंगे, जिसने कि वो देखा है ऑफेंस होते हुए, उनको बुलाया जाएगा, उनको एग्जामिन कर लेगा, प्रॉपर एक कंप्लेंट बन जाएगी। उसको जो है एग्जामिनेशन करने के बाद वो इसमें ये पॉइंट आएगा कि वो जो कंप्लेंट उसने नोट डाउन करी है, प्रॉपर जो कंप्लेंट नोट डाउन करी है, जो उसका साइबर फ्रॉड हुआ है, तो बेसिकली अगले प्रोविजन में ये दिया हुआ है कि कोर्ट है, अगर उसको लगता है कि ये केस बनता है तो वो इशू प्रोसेस कर देगा। इशू प्रोसेस में क्या होता है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो वो इशू प्रोसेस कर देगा। अगर उसको लगता है कि इशू प्रोसेस मतलब उसको लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, बात बनती नहीं है, तो वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन निकालेगा। ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना, ये जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है, ये कोई केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि वहां जाके आप टूल्स लगा के हैक करके पता करो कि आपके साथ क्या हुआ है। ये सिंपल इन्वेस्टिगेशन एक कितनी माइनर लेवल की होगी, जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट केस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो ये डिफरेंस है उस इन्वेस्टिगेशन और इस इन्वेस्टिगेशन में। वो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको थरोली बताई, वो कैसे होगी, रियल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इसमें फर्क है। ठीक है, बताया जाएगा केस हमें चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगर जज को लग गया पता कि इसमें तो कुछ बनता ही नहीं है, देन ही विल सिंपली फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट, वो उसको क्लोज कर देगा। 203 सीआरपीसी में उसको तो क्लोज कर दिया उसने,
अब क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद एक राइट बचेगा प्रभात के पास कि वो ही विल फाइल फॉर बेसिकली वो उसको दोबारा राइट मिलेगा कि वो उसको बताया जाए कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है, तो वहाँ से वो दोबारा बोलेगा कि मुझे एक और मौका, मेरे को सुना जाए, उसको एक बार सुना जाएगा, बस और कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे ही कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। हाँ ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है इसमें कुछ बनता है तो इशू प्रोसेस हो जाएगा। अब इशू प्रोसेस क्या है? इशू प्रोसेस सिंपली वो स्टेज है जहाँ पे समन है विटनेसेस को या वारंट है विटनेसेस को, एक्यूज को, वो सब दिए जाएंगे और वारंट में आप डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ रेलेवेंट और जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर हैं जो साइबर से रिलेटेड है वो कहाँ पे इनको कर पाएंगे? उनको बुलाया जाएगा कोर्ट में, उनके वो होगा बेसिकली लिया जाएगा, उनके बयान लिए जाएंगे, वो तो वहाँ से बच जाएंगे। कितना मुश्किल है यहाँ पे उनको वो करना, कन्विक्ट करना, कितना मुश्किल है उनको समझना। ये भी तो अपने वकील खड़े करेंगे, यहाँ से तो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जाएगा उनको कन्विक्ट करने के लिए, बट स्टिल यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑफिसर जो साइबर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, इंजीनियर्स हैं, वो वहाँ पे वो लोग इसमें इन्वॉल्व होने थे। ठीक है, अब ये हो सकता है इशू प्रोसेस जाएंगे, इशू प्रोसेस के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे और उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, चार्ज फ्रेम होने का ट्रायल शुरू होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो वो गया फिर सेक्शन 136 सॉरी आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ही फाइल्ड अ स्पेशल लीव पिटीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राइट है, स्पेशल लीव पिटीशन। ये आप तब फाइल कर सकते हो चाहे किसी भी कोर्ट का डिसीजन हो, इवन अ ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल ने भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया है, यू कैन डायरेक्टली अपोज सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड दे विल डिसाइड दैट दिस स्पेशल लीव पिटीशन शुड बी अलाउड टू हियर और नॉट। ठीक है, अगर आपको अलाउ कर दिया यू आर वेरी लकी। सपोज करो आपको अलाउ कर दिया यहाँ पे कोर्ट ने, फिर आपको सुना जाएगा हाँ भाई क्या दिक्कत है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लेना ही था कि भाई ठीक है, जो आपके पास अल्टरनेट रेमेडी पड़ी है तो हम अपनी जुडिक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। आपके पास अल्टरनेट कंप्लेंट की रेमेडी है, उसमें कोई गलती होगी, वो कोई ठीक से नहीं कर रहा, फिर आप हमारे पास आओ। वो यही बोलना था वहाँ पे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था इसमें। ठीक है, अब मुद्दा ये है स्पेशल लीव पिटीशन और अपील में क्या डिफरेंस है? एक आदमी अपील भी करता है सुप्रीम कोर्ट में, एक आदमी स्पेशल लीव पिटीशन भी करता है। कोई आपको लगता है कोई डिफरेंस? इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, अपील है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, बट ये है एक डिस्क्रिशनरी राइट। ये डिस्क्रिशन पे है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है कि आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो वहां पे जब उसने बोला आई ऑर्डर यू मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट टू ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, ही कैन नॉट ऑर्डर है। यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर सकता वो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। यहाँ पे इसका ये डिस्क्रिशन राइट है, वो डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, वो नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ पे होता है वो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, किस प्रोसीडिंग्स में है। जैसे कि सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और 11 सेक्शन 11 में उसकी पनिशमेंट दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक अब वो आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल बोल दिया कि नहीं यार आपका नहीं बनता है, आपके साथ अल्टरनेट रेमेडी है कंप्लेंट प्रोसीडिंग, आप उसको जाओ। तो उसको आउटबर्स्ट हो गया एकदम, आउटबर्स्ट होते ही उसने वो कागज लिए और फेंक दिए। उसको पता है कोई यूज है नहीं अब, क्योंकि अब होना ही कुछ नहीं, जब कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होंगी तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो उसने वो कागज फेंके हैं, ठीक है, वो जो कागज फेंके हैं उसने, उसमें सेक्शन 2 क्लॉज C में डिफाइन किया क्रिमिनल कंटेम्प्ट of contempt of courts act। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में फिर सेक्शन 11 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है, 2000 रुपए का फाइन है, 2000 रुपए का फाइन है और 6 महीने की पनिशमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि ही इज नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड
और वो उसको माफ़ कर दिए। इवन अगर उसको सज़ा दे देते तो आउटबस्ट और बढ़ जाता कोर्ट का, मतलब कोर्ट के लिए जैसे लोगों का भी, जैसे लोग सारे बोल ही रहे हैं कि भाई ये क्या है, जुडिशरी में पाइल्स ऑफ केसेस हैं, इतने लगे हुए हैं, क्या हो रहा है ये, तो अब उसको फिर सज़ा दे देते। नाउ ही इज़ अ पोस्टर बॉय ऑफ समथिंग लाइक, मतलब कुछ ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, तो अब उसको सज़ा देते तो वो आउटबस्ट और बढ़ सकता था। ठीक है, जैसे प्रशांत भूषण के केस में भी था, उसको सज़ा देनी थी, फिर कोर्ट ने दी नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो ही कैन बी अ हीरो और समथिंग। तो कोर्ट ने यही से मतलब बड़ा क्लेवरली ये चीज़ डिसीजन लिया कि नहीं, हमें इसको क्या करना चाहिए कि इसको ये बड़ा फिट स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, तो ये खेल दिया उन्होंने, क्योंकि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डिग्निटी ऑफ दैट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, उसकी डिग्निटी बननी ही चाहिए। ये चीज़ें वहाँ पे होनी नहीं चाहिए। जैसे कि हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि किसी ने 1 करोड़ रुपया लेने वाला वकील भी माई लॉर्ड करता है, उसने ये चीज़ कर दी, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। अब हम एथिक्स में पढ़ते हैं, ये चीज़ें ये है नहीं। एक डेकोरम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें करने लग पड़ोगे तो आपको जस्टिस खुद को नहीं मिलेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। अब ये चीज़ें हर कोई करने लग पड़े, हर कोई हीरो बनने लग पड़े, फिर कैसे मशीनरी वर्क करेगी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में कैसे एक चीज़ें बन पाएंगी। इनको इसी तरीके से ठीक करके हमें आगे जाना होगा। देयर कैन नॉट बी अ हीरो। ठीक है, उसका आउटबर्स्ट था, वो उसकी मर्जी, मतलब नहीं कह सकते, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट जो लीगली उसकी जो चीज़ें थी उसने क्यों करी हैं, होप कि आपको समझ आई होंगी। इन डेप्थ अगर आपने हमसे पढ़ना है, यू कैन जॉइन आवर पेज, यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट। थैंक्स अ लॉट।